नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। आज का हमारा जो विषय है वह है संविधान का एक और भाग, जिसको हम भाग 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भारतीय संविधान को जब आप देखेंगे तो भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके ऐसे आप जाएंगे आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो आप लास्ट में भाग 22 पाएंगे। यानी कि भारत में जो संविधान है उसके कुल 22 भाग हैं। दूसरी शब्दों में इसको आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। जैसे कोई किताब होती है, बुक होती है, उसे आप चैप्टर्स में बांट देते हैं कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर करके ऐसे चैप्टर 1, 2, 3, 4 करके आप बांटते हैं, यानी कि छोटी छोटी इकाइयों में बांट देते हैं उस पूरी किताब को। ठीक उसी प्रकार से आपका संविधान भी छोटी छोटी इकाइयों में बांटा गया है, जिसे आप भाग के नाम से जानते हैं। तो भारतीय संविधान भी 22 भागों में बंटा हुआ है। तो 22 भागों में जो चौथा भाग है उसी को हम लोग बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत। इंग्लिश में इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DPSP। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक ना। अब देखिए, जो संविधान का भाग 4 है वह किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, पहले इसको समझ लीजिए। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इस पूरे जो भी इसमें लिखा गया है उसका वर्णन किया गया है। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली, तो इसका जवाब होगा कि एक देश है जिसे आयरलैंड के नाम से जानते हैं। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर के भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। अब देखिए, 36 से 51 तक इसका अनुच्छेद है, आयरलैंड से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भारत के संविधान में क्या उद्देश्य है, भारतीय लोगों के लिए क्या उद्देश्य है, इसको देखिए। इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। इसका सीधा सीधा मतलब है लोक कल्याणी राज्य बनाना। यानी कि भारत को हम कैसा राज्य बनाएंगे, लोक कल्याण करने वाला। लोक का मतलब होता है जनता, यानी कि ऐसा स्टेट हम बनाएंगे, ऐसा राज्य बनाएंगे जिसमें जनता का सर्वोत्तम हित सधे, सर्वोत्तम हित हो सके, ऐसे राज्य की स्थापना हम करेंगे। और ये जो पूरा 36 से लेकर के 51 तक है, ये राज्य को निर्देशित करता है, उनका पथ प्रदर्शन करता है, मतलब रास्ता बताता है, मार्गदर्शन करता है। एक सिद्धांत है कि भैया आपको ये सिद्धांत है, ये आपका कर्तव्य है और इसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, तब जाकर के आपका जो स्टेट है और जो राज्य है वह लोक कल्याण के रूप में काम कर सकता है। ये स्टेट को ये मार्गदर्शन दिया गया है, रास्ता है। क्या क्या है इसको समझिए। देखिए, अनुच्छेद 36 और 37 ये इसके बारे में कुछ बताता है। क्या बताता है, अनुच्छेद 36 कहता है कि स्टेट यानी राज्य की परिभाषा क्या है। जैसा कि हमने आपको मूल अधिकार में बताया था कि राज्य की परिभाषा क्या है, तो ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा बताता है कि राज्य क्या है। 37 में ये कहता है 38 से लेकर के 51 तक वह न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर ये सरकार इस पर काम नहीं कर रही है तो आप इसके खिलाफ इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, किसी भी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कर्तव्य है, वो करे या ना करे। बाकी और चीज़ों के लिए संविधान में, जैसा कि मूल अधिकारों के विषय में है कि आप अगर स्टेट उसको फॉलो नहीं करता है तो आप स्टेट के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। पर इसके खिलाफ, ये राज्य का कर्तव्य है, इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ये अनुच्छेद 37 कहता है। समझ में आया। 36 परिभाषा है, जिसको आप परिभाषा में किसको शामिल किया गया है, संसद को शामिल किया गया है, कार्यपालिका को शामिल किया गया है,
है ना, लोकसभा को, विधानसभा को, विधान परिषद को, राज्यसभा को, मंत्रिमंडल को, सांसद को, विधायक को, एमएलए को, एमएलसी को, इन सबों को शामिल किया गया है। लोक जनसेवक जो होते हैं, जनता के सेवक हैं, है ना, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो सब स्टेट होते हैं, सब राज्य हैं, राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। अगर वो सब काम नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ आप जो है मतलब मूल अधिकारों के मामले में अगर वो काम नहीं करते हैं, लागू नहीं करते हैं, तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट पर। यहाँ पर राज्य के मामलों में वही सब हैं, पर अगर ये जो लिखा गया 38 से लेकर 51 तक, अगर ये सब वो नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि विधानसभा नहीं कर रही है ये काम 38 से लेकर के 51 तक जो लिखा गया है, उसके बाद संसद नहीं कर रही है, तब आप इसके खिलाफ कानून में मतलब वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ये 37 कह रहा है, ठीक है। 36 में क्या है, आपका परिभाषा है कि राज्य कौन है। अब आप समझिए कि किसके खिलाफ आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। क्यों इसको रखा गया? इसको इसलिए रखा गया कि ज़रूरत पड़ने पर आप इसका कानून बना सकते हैं। इन आधारों पर आप जो है आप अपनी जनता के लिए, अपने राज्य की जनता के लिए कानून बना सकते हैं। उनकी सुख सुविधा को सर्वोत्तम स्थापित करने के लिए, उनके जीवन को गरिमापूर्ण बनाने के लिए आप इस पर कानून बना सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं ज़रा देखिए तो 38 में क्या लिखा गया, राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कैसा न्याय भाई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक के मतलब क्या है कि जो समाज है वो छोटी बड़ी इकाइयों में बटा हुआ है। कहीं पर किसी समाज को नीचा दिखाया जाता है और किसी समाज को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, ऊंचा दिखाया जाता है। ये जो असमानता है, सामाजिक असमानता, इसको भी बैलेंस करने के लिए कानून बना सकती हैं। इसको जब कानून बनाएंगे तब वो लागू होगा, क्योंकि ये सिर्फ लिखा हुआ है। ये पथ प्रदर्शक, मैंने कहा ना कि ये सरकार के लिए क्या है, ये एक रास्ता है कि भाई इस तरीके से आप लोक कल्याण कर सकते हैं, ठीक। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब जो आपके नागरिक हैं, स्टेट में जो नागरिक रह रहे हैं, उनके अंदर हीन भावना न हो, खाने के लिए लालायित न हो। ऐसा ना हो कि दिन भर में सुबह का खाना मिला, शाम को ना मिला, बिना खाए वो दिन भर रहें, शाम को पानी पी के सो जाएं, कहीं इधर उधर से मिल गया तो खा लिए, पेट भर गया, ठीक है, इतने में काम चल गया। ऐसा ना हो। आर्थिक असमानता इतना ज़्यादा ना हो कि किसी के पास खाने के लिए है ही नहीं और किसी के पास इतना ज़्यादा हो कि खाने वाला भी कोई ना हो, इतना ज़्यादा हो, है ना, फेंकना पड़े। आप देखते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय में मैंने आपको कहा ना कि समाज में छोटे बड़े सब लोग हैं, तो समाज में जो छोटे बड़े लोग हैं सबको मतदान करने का अधिकार हो, सबको वोट देने का अधिकार हो, सबको राजनीति में हिस्सेदारी करने का अधिकार हो, सब चुनाव लड़ सकें, पंचायतों में आ सकें, जिला पंचायतों में आ सकें, केंद्र सरकार में आ सकें, राज्य की विधानसभाओं में आ सकें, संसद में जा सकें, सब अपने अपने तरीके से राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। ये भी राज्य का काम है। ये अनुच्छेद 38 बता रहा है कि आप ये सब करेंगे ना तो अपने आप आपका राज्य कल्याणकारी हो जाएगा। मतलब आपने कल्याण किया, आपकी जो सरकारें हैं, सुनिश्चित करके आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानता को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ये जो है अनुच्छेद 38 बता रहा है राज्य को कि आप ये सब काम करिए। राज्य में कौन है? 36 में बताया गया है, ठीक। नहीं करता है तो 37 के तहत ये कह रहा है कि आप इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। कानून बन गया तो उस कानून पर अगर सरकार नहीं कर रही तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, पर कानून नहीं बना है इस पर, तब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी कि ये कोर्ट में वाद योग्य नहीं है। अब आइए 39 पर। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? सभी नागरिकों को आजीविका का पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए सरकार। आजीविका का मतलब है कि उनको जीवन चलाने के लिए जो रोजगार करना चाहें वो रोजगार उपलब्ध कराए सरकार। रोजगार उपलब्ध नहीं करा रही तो सराउंडिंग एरिया ऐसा हो कि रोजगार वो कर सकें, अवसर दे सके सरकार। कुछ नहीं है
तो उन्हें परिस्थितियां ऐसी दे कि वो अपनी आजीविका चला सकें, है ना। मार्केट की जगह दे सके कि यहाँ पर मार्केट खुल सके, ठीक है। ऐसा रास्ता हो कि वहाँ पर लोगों का आवागमन हो। ऐसी जगहों को सरकार जो है सुनिश्चित कराए ताकि वहाँ पर आजीविका का साधन उपलब्ध हो और हर नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, सबको जो है आजीविका का साधन उपलब्ध कराना ये सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। ये कह रहा है कौन? 39, अनुच्छेद 39। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है और कानून भी नहीं बना है, बस इतना ही लिखा है इसमें, तो इसके खिलाफ आप, फिर मैं कह रहा हूँ, इसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन अभी ये कानून बन चुका है तो आप इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं। भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करना, यह सरकार का काम है कि जो भी संसाधन है उसका नियंत्रण कैसे होना चाहिए, इसका स्वामित्व कैसा होना चाहिए, जिससे कि आम जनता की भलाई हो सके। जैसे गांव में आप देखे होंगे बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो सरकारी छूटी हुई हैं, जिस पर किसी का स्वामित्व और नियंत्रण नहीं है। लोग कहते हैं कि ग्राम समाज है, छूटा हुआ है, आबादी है, ऐसे छूटी हुई है। तो वो जो ज़मीनें हैं, जिसके पास ज़मीन नहीं है, सरकार उसको क्या करती है? पट्टे पर देती है, उसके नाम कर देती है कि भाई आपके पास ज़मीन है तो आप इस पर खेती करिए, आप इस पर घर बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि प्रधान के माध्यम से क्या कर दिया? पट्टे पर उनको दे देते, उनके नामकरण हो जाता है। तो यह भी अनुच्छेद 39 बताता है कि जब उसको आप दे देंगे ना, तो उसके लिए भी खेती का एक जरिया हो जाएगा, जिससे वो अपना पेट पाल सकता है, 2 वक्त की रोटी का साधन हो सकता है। और क्या है? कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का केंद्रीकरण ना हो। अब समझ गए ना कि इतना ज़्यादा ऊंच नीच ना हो, इतना ज़्यादा डिसबैलेंस ना हो कि किसी के पास अथाह रुपया हो जाए, इतना रुपया हो जाए कि सारी जनता का पैसा उसी के पास पहुंच जाए। जितना जनता के पास है सब निचोड़ करके एक जो है कि केंद्र में किसी व्यक्ति को इतना अमीर बना दीजिए कि वो एशिया का प्रसिद्ध अमीर हो जाए, पूरे महाद्वीपों का अमीर एक ही व्यक्ति हो जाए। कैसे हो सकता है? जब सारी जगहों से पैसा इकट्ठा करके उसके पास हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो सीमित है ना। तो सारे लोगों से पैसा किसी एक व्यक्ति में आ जाएगा, मोनोपोली हो जाएगी, मतलब सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि कुछ ही व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न हो। सरकार को इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो कल्याणकारी राज्य होगा। इसका ये दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि सबको पैसा, सबके पास पैसा होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। जितने भी आपके पास नागरिक हैं, जितने भी आपके पास व्यक्ति हैं, जनसंख्या है, सबको कुछ न कुछ वितरण कीजिए। वितरण प्रणाली भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप जो है कल्याणकारी राज्य बना सकते हैं। आगे देखिए क्या है? पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। अब आप कहेंगे भाई आज के समय में सबको एक जैसा पैसा मिलता है ना। टीचर हैं, महिला और पुरुष दोनों एक स्कूल में काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी बराबर होती है, ठीक भाई। ये तो आज हुआ है, बहुत पहले काफ़ी पहले मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें नहीं थी। पुरुषों को ये माना जाता था कि इनका जो है वर्क क्वालिटी ज़्यादा है, मतलब काम करने की जो विशेषता है, क्षमता है, ज़्यादा है, इसलिए इनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। महिलाओं की जो वर्क इफ़िशियंसी है, काम करने की जो टेंडेंसी है, या उनकी आउटपुट जो है, काम करने का जो प्रतिफल है, वो कम होता है, इसलिए इनको कम पैसा मिलना चाहिए। एक ही काम के लिए अलग अलग वेतन होता था। आज भी कहीं कहीं असंगठित क्षेत्रों में जहाँ पर सरकारी वेतन के तौर पे नहीं दिया जाता, मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ, मजदूरी को ही मान लीजिए, तो वहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा वेतन मिलता है, मतलब ज़्यादा मजदूरी मिलती है, लेकिन महिलाओं को कम मिलती है। दूसरे तरीके से इसको आप समझ सकते हैं कि मजबूरी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। मजबूरी का भी फ़ायदा उठा करके लोग महिलाओं को कम वेतन देते हैं और पुरुषों को ज़्यादा वेतन देते हैं, आज भी है। पर इसके लिए भी कानून बन चुका है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना जरूरी है, क्योंकि हमारे पास जितनी क्षमता है हम उतनी अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। महिला के पास भी जितनी क्षमता है उस अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम करेगी। यानी कि 100% वो दे रही, 100% हम दे रहे हैं, तो वेतन भी समान रूप से मिलना चाहिए। ये भी इसमें लिखा गया है।
फिर आपको बता दूं, अनुच्छेद 37 के तहत इसके खिलाफ आप जो है कोर्ट में नहीं जा सकते हैं तब तक जब तक कि इसके ऊपर कानून न बन जाए। कानून बन चुका है। श्रमिकों की शक्ति व स्वास्थ्य की सुरक्षा, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न हो। श्रमिकों की शक्ति, स्वास्थ्य की सुरक्षा यानी कि जो लेबर हैं, मजदूर हैं, उनकी शक्ति की सुरक्षा यानी कि उनका जो शरीर है, उनकी जो लेबर इफ़िशियंसी है उसको भी आपको सुरक्षित रखना है ताकि इन फ्यूचर वो काम दे सकें आपको। ऐसा नहीं कि एक ही बार इतना निचोड़ लीजिए, इतना निचोड़ लीजिए एक ही काम में कि उनकी सारी शक्ति क्षीण हो जाए, फिर आपको मजदूर ही ना मिले। ठीक है। स्वास्थ्य की सुरक्षा, उनकी देखभाल भी ऐसी करनी पड़ेगी, आपको खाना पीना भी देना पड़ेगा, उनको ऐसा मजदूरी दीजिए, ऐसी मजदूरी दीजिए कि दोनों टाइम का, वो तीनों टाइम का खाना पीना खा सकें, तभी तो आपका काम कर पाएंगे। तो स्वास्थ्य की सुरक्षा भी आपको देखनी पड़ेगी। बच्चों के बचपन यानी कि बचपना जो बच्चों का है वो क्षरण न हो, उनसे अनावश्यक रूप से काम न लिया जाए, बलात्श्रम न हो यानी कि बलपूर्वक उनसे काम न लिया जाए। बच्चों से काम लेना क्या है? गुनाह है, कानून बन चुका है, इसी के आधार पर कानून बना है। युवाओं का शोषण ना हो, युवा पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहा है ना, मजबूरी है कि उसे पैसा चाहिए घर परिवार चलाने के लिए, अपना खर्चा चलाने के लिए, तो वह किसी और काम के लिए योग्य है पर वो काम उसे नहीं मिल रहा है, मजबूरी में उसे दूसरा काम करना पड़ रहा है, बदले में उसे उसकी योग्यता के अनुसार उसे बैक मनी यानी कि जो काम वो कर रहा है उसके बदले में जो उसको मिल रहा है पैसा, मजदूरी, वो उसका शोषण है। अगर नहीं मिल पा रहा है उसके मन मुताबिक, उसका शोषण है, उसके शोषण से भी सरकार को उसे बचाना है, ये सरकार का कर्तव्य है। ठीक है। आगे आइए 39, अभी भी है इसमें 39 में ही है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। देखिए, कानूनी पेंच में जब आप फंसेंगे तो आपके पास पैसा है तो आप वकील के माध्यम से आप अपने को बचा सकते हैं। पर आप सोचिए कि अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि सामने वाले के पास भी पैसा हो और वकील कर सके। पैसा नहीं है, वकील नहीं कर पाएगा तो जज न्याय नहीं देंगे। लेकिन संविधान कहता है कि हर किसी व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। तो संविधान ये भी कह रहा है कि जिनके पास पैसा नहीं है प्राइवेट वकील करने का, वह निःशुल्क विधिक सहायता ले सकता है। ये सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है, आदर्श है। अगर लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, अगर लोक कल्याणकारी राज्य नहीं बनाना है तो गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता मत दीजिए, तो अपने आप में वो हार जाएंगे, उनको वकील ही नहीं मिलेगा क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो वो केस नहीं लड़ पाएंगे, है ना। वकील नहीं है तो फीस नहीं दे पाएंगे, और फीस नहीं दे पाएंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो आपकी व्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। इसलिए उन्हें जो है निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाता है। वकील फ्री में कराए जाते हैं। फ्री का मतलब सरकारी वकील उनको मुहैया कराते हैं। अनुच्छेद 40 को देखिए। अनुच्छेद 40 में है जो आप गांव में प्रधान जी को देखते हैं, है ना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के लिए और ग्राम पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, उसे स्वतंत्र इकाई बनाने के लिए, वह अपना निर्णय ग्राम पंचायत के स्तर पर स्वतंत्र रूप से ले सकें, इसके लिए अनुच्छेद 40 की व्यवस्था कहाँ किया गया? राज्य के नीति निषेध तत्व में। महात्मा गांधी का भी ये आदर्शतम रूप रहा है कि उन्होंने डिमांड किया था ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहिए। यदि आप निचले तबके के लेवल को, मतलब निचले तबके के आदमियों को, पुरुषों को, महिलाओं को, नागरिकों को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, उन्हें स्वतंत्र बनाना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि उन्हें आप निर्भर बनाना चाहते हैं, निर्णय लेने की क्षमता डेवलप करना चाहते हैं, तब आप वहाँ पर क्या कर सकते हैं? पंचायतों का गठन कर सकते हैं, स्वशासन इकाई के रूप में उसे विकसित कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। ऐसा सरकार का काम होना चाहिए। ठीक है, ये दायित्व है सरकार का। ये दायित्व पूरा करती है तो कल्याणकारी राज्य बनेगा। आगे आइए, अनुच्छेद 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामलों में
कार्य करने की, यानी कि इतने मामलों में, बेरोजगारी के मामले में, बुढ़ापे के मामले में, बीमारी के मामले में, विकलांगता के मामले में, काम पाने की, शिक्षा पाने की, सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित सरकार कराएगी। ये भी सरकार का दायित्व है। अब तो ये लगभग कानून बन चुका है। देखिए, बेरोजगार हैं, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो सरकार बेरोजगारी भत्ता देगी। वो भी नहीं कर सकती है तो मनरेगा लाएगी। मनरेगा ला चुकी है कानून बना करके, उसके माध्यम से 100 दिन का गारंटी लेती है कि आपको हम रोजगार देंगे। साल भर में कितने दिन का? 100 दिन का। अगर आप बेरोजगार हैं, काम करना पसंद करते हैं तो गांव में जॉब कार्ड बनवाइए प्रधान के माध्यम से, और 100 दिन का आप क्या पाइए? रोजगार पाइए। वहाँ से आपको सरकार पैसा देती है। बुढ़ापे में देखिए, बुढ़ापे को चलाने के लिए भी वृद्धा पेंशन, ये भी इसी से मिला हुआ है। वृद्धा पेंशन, विकलांगता का पेंशन मिलता है ना, और विकलांगों के लिए अलग से कानून बनाया हुआ है। शिक्षा में, एडमिशन में, नौकरी में, पेंशन के लिए इनको अलग से आरक्षण दिया गया है। इसी को बेस बना करके बहुत काम आया है। हमारे देश को आज इस मुकाम पर लाने के लिए राज्य का जो नीति निषेधक तत्व है ना, बहुत काम आया है। अभी नीचे भी आपको मैं दिखाता हूँ और भी क्या है कार्य। शिक्षा पाने में, सार्वजनिक सहायता पाने में, ये सब जो है कल्याणकारी राज्य बनाएगा यदि सरकार इसको लागू करती है तो। आगे देखिए, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? राज्य काम की न्याय संगत मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसको अलग से समझिए, इसको अलग से समझिए। राज्य यानी कि स्टेट, काम की न्याय संगत, अगर आप काम करने के लिए मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं और ठेकेदार आपसे मजदूरी करवा रहा है, आपका शरीर कहता है कि नहीं, मजदूरी के लिए आज मैं सक्षम हूँ, ठीक, तो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप जो है वहाँ आपका नाम चल रहा है, आप बीमार हैं, आप मजदूरी करने के लिए सक्षम नहीं हैं, ठीक, तब आप काम करने नहीं जा सकते हैं, ये आपका शरीर कह रहा है। तो राज्य भी कह रहा है कि देखिए, काम की न्याय संगत परिस्थितियों और मानवीय परिस्थितियों, ह्यूमैनिटिज्म को भी आपको यहाँ पे लागू करना पड़ेगा। मानवता को भी, सिर्फ कानून ही नहीं, किताबें ही नहीं, मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये काम करने लायक है या नहीं। ज़बरदस्ती कहीं तो हम काम नहीं ले रहे हैं। पता चला कि बीटेक करके चपरासी की नौकरी कर रहा है, यानी कि उसकी जो मनोवृत्ति है वो जो है कि प्यून की नहीं है ना। कोई डॉक्टरेट की पढ़ाई करके प्यून का काम कर रहा है, उसकी मनोवृत्ति जो है वो डॉक्टरेट की है, डॉक्टरेट की उपाधि पाया हुआ है, और काम क्या है उसका? प्यून का है। तो काम की न्याय संगत परिस्थिति उसके साथ नहीं है, यानी कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति सरकार उत्पन्न करे कि उसे काम के न्याय संगत न्याय मिल सके। मानवीय परिस्थितियाँ ये आपको बता दिया गया। सुनिश्चित करने के लिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व मतलब माता जी। जब कोई महिला माँ बनती है तो उसके पोषण के लिए सरकार 6,000 रुपया आज के समय में देती है। पहले 3,000 देती थी, उसके पहले 1,400 रुपये देती थी, उसके पहले 600 रुपये देती थी। ऐसे ऐसे करते करते अभी 6,000 हुआ है, तो मतलब 2,000 करके 3 बार में मिलता है। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान मतलब कुछ न कुछ तो मिल रहा है, पोषण भी मिल रहा है, आंगनबाड़ी के माध्यम से भी पोषण मिल रहा है, टीकाकरण भी फ्री में हो रहा है ना। हर बुधवार को टीकाकरण होता है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी के अनुसार लागू हो रहा है सारी चीज़ें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे और देखिए, इसी में है मातृत्व सहायता। जो महिलाएं नौकरी करती हैं उनको 6 महीने का रिलीफ मिलता है, छुट्टी मिलता है, और वो भी वेतन के साथ। 6 महीना आपको काम नहीं करना है, क्यों? क्योंकि मातृत्व अवकाश मिला हुआ है, और वो डीपीएसपी के माध्यम से कानून बना करके आपको अधिकार दिया गया, ताकि जो है कि बच्चे की देखभाल और अपने स्वास्थ्य की देखभाल आप आसानी से कर सकें, अच्छे से कर सकें। फिर उसके बाद आप जो है जब छुट्टी से वापस आएँ तो अपने काम को
उसी तरीके से अंजाम दीजिए जैसा कि आप 6 महीने पहले दिए थे। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 42 के तहत सरकार ने आपको दिया है। पहले ये जो है बस इसी तक सीमित था, अब कानून बना दिया गया। अनुच्छेद 43 को देखिए, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। छोटे छोटे उद्योग गांव में लगवाएगा तो गांव वाले धीरे धीरे उसको बड़े उद्योग में ट्रांसफ़र करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, 2-4 लोगों को 10 लोगों को मिला करके। इसका भी परिस्थिति गांव में उत्पन्न करनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी है ना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ये सारी चीज़ें करेगा ताकि जो है कि वहाँ के मजदूर भी उद्योगों में अपनी हिस्सेदारी कर सकें, मांग सकें। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, जो महासमूह चलता है ना, स्वयं सहायता समूह चलता है, ये सब जो है कि सरकारी समितियां हैं। स्वैच्छिक गठन अपने से गठन कर सकते हैं। गांव के 2-4 लोग जो है कि आपस में मिल करके एक समूह बना सकते हैं, एनजीओ बना सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से है स्वायत्त कामकाज, अपने से खुद का नियंत्रण करके एक नियम के तहत वो काम काज कर सकें, एक समूह चला सकें। ये इसकी भी व्यवस्था सरकार अपने किसी भी प्राधिकारी के माध्यम से करवा सकती है। लोकतांत्रिक नियंत्रण, पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक नियंत्रण का मतलब है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लोकतांत्रिक नियंत्रण भी जरूरी है। लोकतंत्र के नाम पर पे अनियंत्रित हो जाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र को लोकतंत्र बनाए रखने के लिए नियंत्रण अति आवश्यक है। आगे है अनुच्छेद 44। ये अनुच्छेद आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, जिसको बोलते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड का मतलब है कि देश में जितने भी धर्म हैं, जाति हैं, अगर उनके लिए विरासत का नियम अलग है, शादी का नियम अलग है, ज़मीन के बंटवारे का नियम अलग है, महिलाओं को हिस्सेदारी देने का नियम अलग है, धर्मों के अलग अलग अपने अपने नियम होते हैं। तो इन सभी नियमों को दरकिनार करके एक नियम जो पूरे देश में चलता हो, यानी कि शादी के लिए सबको। आप देख रहे हैं कि भारत में धर्म, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपने धर्म को मानने वाले हैं। उनके शादी के तरीके अलग होते हैं, गोद लेने के तरीके अलग होते हैं, बच्चों के पढ़ाई का जो तरीका है उनका भी अलग होता है। कहीं धार्मिक पढ़ाई होती है, कहीं नेचुरल तरीके से जो पूरे भारत में एक साथ चलता है उसका है। लड़कियों को विरासत में हिस्सा देने का, संपत्ति में हिस्सा देने का नियम अलग है। शादी विवाह, दहेज, ये सारे नियम उनके अपने अपने तरीके से चलते हैं। तो इन्हीं नियमों को एक कोड में बांध देना कॉमन सिविल कोड होता है, यानी सबके लिए एक जैसा नियम और कानून हो जाएगा, खासकर सिविल मामले में, पारिवारिक मामलों में। सिविल का मतलब जनरली पारिवारिक मामला होता है। तो पारिवारिक मामलों को, परिवार को चलाने के लिए जो मामले होंगे वो क्या होंगे, एक समान हो जाएंगे। तो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू कोड बिल सब एक जैसा हो जाएगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो प्रावधान हैं, अभी मैंने अनुच्छेद 44 तक आपको बताया है। उसके बाद मैं आपको 45 के बाद आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा, 45 से लेकर के 51 तक। आज का जो हमारा वीडियो है यहीं तक है। तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।